प्यारे बच्चों, आज हम लोग मॉडल सेट का 31 के बाद वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 31 तक आप लोगों को क्वेश्चन पिछले वीडियोस में डाले गए हैं। अब देखिए 32 करें कि कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? तो देखो बाबू, कोई भी धातु का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो बनता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। किसी भी धातु का कार्बोनेट, ये हो गया धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। फदफदाहट का मतलब कि कोई गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लेंगे, चाहे सोडियम कार्बोनेट ले या सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसी के चलते फदफदाहट होती है। तो कोई भी अम्ल ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कोई भी अम्ल। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें अम्ल वाला मात्र एक ही ऑप्शन है, कौन? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड होगा। क्लियर हुआ? धातु का कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, कोई भी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, किसी भी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और इसी के कारण फदफदाहट होती है। तो यहाँ पर अम्ल एक ही ऑप्शन अम्ल का है, एसिटिक अम्ल, इसलिए एसिटिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन, एस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में डाले थे। एस्टर क्या होता है? COOR। तो ये हो जाएगा, ये आपका है कीटोन, यह कीटोन है, यह RCOOH, यह क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और RCHO क्या है? एल्डिहाइड है। पिछले वीडियोस में हम आपको सभी फंक्शनल ग्रुप को लिखे थे। तो ये हमारा हो जाएगा कौन? एस्टर। तो ये आंसर हो जाएगा। नाइट्रोएल्केन के अवकरण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोएल्केन के अवकरण से आपको एमीन चैप्टर पढ़ाया गया है। एमीन में ये रिएक्शन हम बताए हैं कि नाइट्रोएल्केन का अवकरण कराते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? तो एमीन बनता है और एस्टोन, ये प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? प्राइमरी एमीन। ये रिएक्शन आपको बताया गया है, आपकी कॉपी में ये है। ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। तो देखिए DNA में क्या क्या पाया जाता है? DNA में पाया जाता है गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। ठीक है ना। और RNA में पाया जाता है DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो RNA में जो पाया जाता है वह है गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन की जगह पर इसमें पाया जाता है यूरासिल। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि DNA तथा RNA में समान भस्म, ये सभी नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन युक्त ये भस्म है। ठीक है ना। तो कौन सा कॉमन है इसमें देखना है। तो गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन ये दोनों में पाया जाता है और
डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? देखिए, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन। गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन यानी बी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंट है, बस एक ही नाइट्रोजन युक्त भस्म जो है एक ही का अंतर होता है कि डीएनए में थायमिन होता है और उसके जगह पर आरएनए में यूरासिल होता है, बाकी तीनों कॉमन होते हैं। तो गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन क्या हो गया? कॉमन हो गया, और डीएनए में थायमिन, उसकी जगह पर आरएनए में यूरासिल। ये आगे भी क्वेश्चन है इस तरह का, वहां पर हम लोग देखेंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा केवल ये जो डिफरेंस है वही क्वेश्चन में पूछा गया है, इसी ऑब्जेक्टिव में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातुएं मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो मानव शरीर में एंजाइम बनाया जाता है, हार्मोन भी बनाया जाता है, प्रोटीन भी बनाया जाता है, विटामिन मानव शरीर में नहीं बनाया जाता है। ठीक है ना, बाकी तीनों बनाए जाते हैं। तो नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? ठीक है ना, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 बहुलक होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइमीन का। इसमें देखिए एडिपिक एसिड हो गया CH2 दो COOH ग्रुप लगा रहता है, एक COOH यहाँ, एक COOH यहाँ है। हेक्सामिथिलीन डाइमीन, CH2 को मिथिलीन कहा जाता है, 6 CH2 है तो हेक्सामिथिलीन हो गया, डाइमीन यानी 2 NH2 हो गया। अब यहाँ से H और OH मिल करके H2O निकल जाता है, ये संघनन बहुलक होता है। H2O यहाँ से निकल जाएगा और बाकी सब जुड़ जाएगा, तो क्या बच गया? देखिए इधर से भी OH और इधर और हेक्सामिथिलीन डाइमीन हो तो उसका ये आपका इसका OH और उसका H मिलकर के H2O निकल जाएगा। क्या बच गया? देखिए OC CH2 CH2 यहाँ CONH2 को एमाइड कहा जाता है। ठीक है ना, CONH2 को क्या कहते हैं? एमाइड। तो CONH और एक H हट करके ये ग्रुप लग गया, तो CONH2 यानी एमाइड यहाँ पर लिंकेज पाया जा रहा है। यही लिंकेज जो है, यही जो लिंकेज है ये, इसी लिंकेज को क्या कहते हैं? एमाइड। तो एमाइड लिंकेज पूछ रहा है कि एमाइड बंध किस में पाया जाता है? तो ये हो गया नाइलॉन 66। थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। टेरिलीन जो है पॉलिएस्टर होता है, यह इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड का बहुलक होता है। ठीक है ना। टेफ्लॉन, ये टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक होता है। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होता है। क्वेश्चन हमारा है कि किसमें एमाइड बंध होता है, तो हम क्लियरली यहां पर देख लिए कि एमाइड बंध किसमें पाया जाता है? तो नाइलॉन 66 में। इसका नाम नाइलॉन 66 इसलिए पड़ा क्योंकि इसके दोनों जो मोनोमर हैं, ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइमीन से बनता है। एडिपिक एसिड में भी देखिए 4 1 5 1 6 कार्बन है, तो यहाँ नाइलॉन 6 हो गया। हेक्सामिथिलीन डाइमीन में भी 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम नाइलॉन 66 पड़ा। ठीक है ना। तो ये हो गया एमाइड, ये पॉलिएस्टर हो गया, और ये टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक होता है, इसको समबहुलक कहा जाता है, और ये बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। नेक्स्ट है ओरलॉन, एक बहुलक है। तो ओरलॉन जो है एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलक होता है। एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है? तो देखिए CH2 CHCN, इसको कहा जाता है एक्राइलोनाइट्राइल, और इसके बहुत सारे अणु जब जुड़ जाते हैं तो बन जाता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसको ओरलॉन भी कहा जाता है। तो एक्राइलोनाइट्राइल का ये बहुलक हो गया। ओरलॉन का मोनोमर हो गया ये एक्राइलोनाइट्राइल CH2 CN। इसी के बहुत सारे अणु जब जुड़ते हैं, जैसे इसके N अणु जब जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CH2 CN, और ये बहुत जुड़ गए, ये हो गया पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसको शॉर्ट में PAN भी लिखा जाता है। तो ओरलॉन किसका बहुलक हो गया? एक्राइलोनाइट्राइल का। ठीक है। टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक टेफ्लॉन कहलाता है, ये सब के बहुलक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, आर्टिफिशियल स्वीटनर।
वैसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज होता है, जिनको कैलोरी अंतःग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, जो कैलोरी नहीं लेना चाहते हैं, उनको दिया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। इनका स्वाद मीठा होगा, ये इनका टेस्ट मीठा होगा, लेकिन इससे कैलोरी नहीं बढ़ता है। इसमें सैक्रीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट ये सभी आते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। ये सभी आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। इनको खाने से इनका टेस्ट मीठा जरूर लगेगा, लेकिन कैलोरी इससे नहीं बढ़ती है। जैसे हम लोग चीनी खाते हैं तो कैलोरी भी बढ़ती है, मीठा भी लगता है, कैलोरी भी बढ़ता है, लेकिन इनको खाने से मीठा तो जरूर लगेगा, लेकिन कैलोरी नहीं बढ़ता है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को, मधुमेह के रोगी को ये दिया जा सकता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो देखिए चारों ऑप्शन पर हम नजर डालते हैं। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक जो है दर्द निवारक दवा है, दर्द कम करने वाला, ये दर्द निवारक दवा है। जैसे एस्पिरिन होता है, पैरासीटामोल होता है, ये दर्द निवारक दवाएं हैं, ठीक है ना। मॉर्फिन, कोडीन भी होता है दर्द निवारक दवा, मॉर्फिन भी होता है, कोडीन भी होता है, ठीक है ना। कोडीन दो तरह का एनाल्जेसिक होता है, एक नार्कोटिक और दूसरा नॉन नार्कोटिक, ठीक है ना। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या करता है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या उनका विनाश करता है। एंटीबायोटिक वे दवाएं हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं, जैसे इरिथ्रोमाइसिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन, ये सब एंटीबायोटिक हैं, है ना। एंटीबायोटिक जो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं, उनको मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। एंटीपायरेटिक ये बुखार कम करने वाली दवाएं हैं, बुखार कम करने वाला, जैसे पैरासीटामोल हो गया, ठीक है ना। उपशामक जिसको ट्रैंक्विलाइजर्स कहा जाता है, ये क्या करते हैं? तनाव तथा मानसिक बीमारियों को कम करते हैं, ठीक है ना। इसमें आता है जैसे क्लोरडाइजेपोक्साइड, मेप्रोमेट, ये सब ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। इनका उपयोग किया जाता है हाइपरटेंशन, अति तनाव हो, डिप्रेशन हो या छोटी बड़ी मानसिक बीमारी हो, उनमें इनका यूज किया जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स का। तो सबके बारे में देखिए, एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाएं, एंटीबायोटिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं, एंटीपायरेटिक बुखार कम करने वाला दवा जैसे पैरासीटामोल हो गया, उपशामक ट्रैंक्विलाइजर जो हाइपरटेंशन, अति तनाव या डिप्रेशन या छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये आपका हो गया क्लोरडाइजेपोक्साइड, मेप्रोमेट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो एंटीपायरेटिक, ठीक है ना। पैरासीटामोल जो होता है यह एंटीपायरेटिक भी होता है और एनाल्जेसिक भी होता है। यह बुखार भी कम करता है और दर्द भी कम करता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसी रसायन की नाम बताएं जो बुखार भी कम करता है और दर्द भी कम करता है, यानी एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों का काम करता है, तो है पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल। सेल दो तरह का होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। जिसको रिचार्ज किया जा सकता है
वो होता है सेकेंडरी सेल, और जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं वो प्राइमरी सेल। जैसे शुष्क सेल, ड्राई सेल, वो प्राइमरी सेल है क्योंकि उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। उसी तरह सेकेंडरी सेल आपको पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेड संचायक बैटरी, यह सेकेंडरी सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी, यह द्वितीयक सेल है, इसको रिचार्ज किया जा सकता है, ये आपको कॉपी में है, लिखाया गया आपकी। तो चलिए ये हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया आपको बताया गया है कि किसी पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ की सांद्रता का बढ़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। तो यह सतह पर होने वाली घटना है, पृष्ठ पर होने वाली घटना है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पृष्ठीय घटना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो देखो बाबू, चलिए इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला आप लोग नोट कर लिए होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो देखिए COOH, यहां से लगा हुआ है CH3, ठीक है। CH3 क्या होता है? CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये आपको बताया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, तो H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जितना कम होगा उतना ही H+ आसानी से निकलेगा और उतना ही वह प्रबल अम्ल होगा। अब यहां पर यदि हम Cl लगा दें तो Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा। अब जितना Cl बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप बढ़ते जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटते जाएगा। एक और Cl बढ़ा दे तो और इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो तीनों ओर से इलेक्ट्रॉन खींचाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व और कम हो जाएगा, तो H+ और आसानी से निकलेगा, तो यह सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यानी जितना हैलोजन बढ़ते जाएगा, हैलोजन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, तो सबसे अधिक अम्लीय इसमें कौन हो जाएगा? Cl3CCOOH। यहाँ तीनों हाइड्रोजन हटाकर 3 क्लोरीन लग गया, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा, तो H+ आसानी से निकलेगा, इसलिए सबसे प्रबल अम्लीय ये होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है? तो देखो बाबू, प्राइमरी एमीन का आपको बताया गया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो NH2, मतलब एक अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। और टर्शियरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? N, यानी 3 और अल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे। तो देख लीजिए इसमें, यहां पर NH2 है, मतलब ये प्राइमरी एमीन हो गया, यहां पर NH है यानी सेकेंडरी एमीन हो गया, यहां केवल N है, यहां एक अल्काइल ग्रुप इधर, एक अल्काइल ग्रुप इधर, एक अल्काइल ग्रुप इधर, 3 अल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये टर्शियरी एमीन हो गया। और यहां पर देखिए NH है, ये भी 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यह भी सेकेंडरी एमीन होगा। तो टर्शियरी एमीन कौन होगा? यानी C होगा। ये प्राइमरी एमीन हो गया, ये सेकेंडरी एमीन हो गया क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये टर्शियरी एमीन हो गया क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये भी सेकेंडरी एमीन हो गया, यहाँ NH है, 2 अल्काइल ग्रुप लगा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA में पाया जाने वाला प्यूरीन भस्म। तो अभी हम लोग देखे थे कि DNA में गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है और एडेनिन होता है, और RNA में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, यानी यूरेसिल हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन है। टेफ्लॉन जो है यह समबहुलक है। किसका सम? ये तीनों समबहुलक है। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथीन का समबहुलक है, टेट्राफ्लोरोइथीन
इथीन का समबहुलक है। पॉलीस्टाइरीन जो है यह स्टाइरीन का समबहुलक है, और नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन यह क्लोरोप्रीन का समबहुलक है। समबहुलक क्या होते हैं? जब एक ही यौगिक के अनेक अणु जुड़ करके बहुलक का निर्माण करते हैं। तो टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथीन के अनेक अणु जुड़ करके टेफ्लॉन बनाते हैं। स्टाइरीन के बहुत सारे अणु जुड़ करके पॉलीस्टाइरीन बनाते हैं। क्लोरोप्रीन के बहुत सारे अणु जुड़ करके नियोप्रीन बनाते हैं। तो एक ही यौगिक के अनेक अणु जुड़ करके जब बहुलक बनाते हैं तो वह समबहुलक कहलाता है। और जब दो भिन्न यौगिकों के बहुत सारे अणु जुड़ करके बहुलक बनाते हैं जिसमें H2O जैसे अणुओं का निष्कासन नहीं होता है तो वह सहबहुलक कहलाता है। और जब दो यौगिकों के अनेक अणु जुड़ करके बहुलक बनाते हैं जिसमें H2O जैसे सरल अणुओं का निराकरण होता है तो वह संघनन बहुलक कहलाता है। अब चूंकि इसमें एक ही यौगिक के अनेक अणु जुड़ करके बना रहे हैं, आप टेट्राफ्लोरोइथीन के अनेक अणु जुड़ करके टेफ्लॉन बनाते हैं, स्टाइरीन के अनेक अणु जुड़ करके पॉलीस्टाइरीन बनाते हैं, क्लोरोप्रीन के अनेक अणु जुड़ करके नियोप्रीन बनाते हैं। एक ही यौगिक के अनेक अणु जुड़ करके बहुलक बना रहे हैं, इसलिए समबहुलक। दो भिन्न यौगिकों के अनेक अणु जुड़ करके बहुलक बनाएंगे जिसमें H2O जैसे सरल अणुओं का निराकरण नहीं होगा, H2O जैसे सरल अणु नहीं निकलते हैं, वह सहबहुलक। और जब दो भिन्न यौगिकों के अनेक अणु जुड़कर बहुलक बनाते हैं जिसमें H2O जैसे सरल अणुओं का निराकरण होता है तो संघनक बहुलक। जैसे नाइलॉन 6 हम लोग देखे थे, एडीपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन के अनेक अणु जुड़ करके बहुलक बनाते हैं नाइलॉन 6 जिसमें H2O निकलता है तो वह संघनन बहुलक हो गया। पॉलीएस्टर टेरिलीन जो है वह संघनन बहुलक हो गया। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? समबहुलक। तो चलिए नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, दर्द निवारण की दवाइयां कहलाती है। अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि दर्द निवारक दवाइयां क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। तो देखिए इसमें एनाल्जेसिक हो जाएगा। एंटीबायोटिक बताए हैं कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को जो रोकता है या विनाश करता है, एंटीबायोटिक हो गया। उपशामक क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर, जो कि हाइपरटेंशन, अति तनाव या छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों में या डिप्रेशन में दिया जाता है जो दवा, वह उपशामक कहलाता है। एंटीपायरेटिक होता है, जो बुखार कम करने की दवा दी जाती है उसको एंटीपायरेटिक। तो यहाँ दर्द निवारण की दवाइयां तो एनाल्जेसिक हो गया। निम्न में किसमें फ्रैंकेल दोष पाया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपको बताया गया है। सॉलिड स्टेट में ठोसों में दोष में ये पढ़ाया गया है, फ्रैंकेल दोष, शॉर्टकी दोष भी पढ़ाया गया है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है यह फ्रैंकेल दोष के साथ साथ शॉर्टकी दोष भी दर्शाता है, शॉर्टकी दोष भी दर्शाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि एक ऐसे ठोस का नाम बताएं जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों दर्शाता है, तो वह सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। फ्रैंकेल दोष भी दर्शाता है और शॉर्टकी दोष भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? सबसे अधिक क्वथनांक, तो देखो बाबू, क्वथनांक में उन्नयन जो है वह अणुसंख्य गुण है, और अणुसंख्य गुण निर्भर करता है विलेय के कणों की संख्या पर। जिसमें कणों की संख्या अधिक होगी उसका अणुसंख्य गुण अधिक होगा, यानी क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा। तो चलिए, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है तो इसमें कौन कौन सा आयन होगा? सोडियम आयन होगा और क्लोराइड आयन होगा। यानी 1 मोल यदि सोडियम क्लोराइड का विलयन लेंगे तो 2 मोल आयन मिलेगा, 2 मोल कण मिलेगा, 1 मोल सोडियम आयन का, 1 मोल क्लोराइड आयन का। तो 0.1 मोल है, तो 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो 0.1 से कितना मिलेगा? 0.2। एक कण यहाँ पर 2 कण दे रहा है, सोडियम क्लोराइड 1 कण है, लेकिन जब वाटर में डालेंगे तो सोडियम आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग है, यानी 2 कण हो गया। तो 0.1 मोल से 0.2 मोल मिल गया। यहाँ पर देखिए, बेरियम क्लोराइड को जल में डालेंगे तो 1 बेरियम आयन देगा और 2 क्लोराइड आयन, तो कितना आयन हो गया? 3 आयन हो गया। तो 1 मोल से 3 मोल मिलेगा, तो 0.1 से 0.3 मोल मिलेगा। सुक्रोज, यह 1 कण जल में डालिएगा तो 1 ही कण होगा, क्योंकि यह आयन में वियोजित नहीं होता है, यह आयन से नहीं बना होता है, तो 0.1 मोल होगा, तो 0.1 ही होगा।
और यह भी ग्लूकोज, यह सहसंयोजी यौगिक है, आयनिक यौगिक नहीं है, आयनों में नहीं टूटता है, तो जितना मोल ये रहेगा उतना ही मोल जलीय विलयन में भी होगा। तो सबसे अधिक कणों की संख्या किसमें है? इसमें है, क्योंकि सबसे अधिक आयन की संख्या इसमें है, 3 आयन दे रहा है, इसलिए 0.1 मोल यदि लेते हैं तो 0.3 मोल हो जाएगा। तो सबसे अधिक कणों की संख्या इसमें है, तो अणुसंख्य गुण सबसे अधिक होगा, यानी क्वथनांक में उन्नयन सबसे अधिक होगा, यानी सबसे उच्च क्वथनांक सी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन। देखो बाबू, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी सोडियम क्लोराइड होगा और जल होगा। सोडियम क्लोराइड आयन में टूटेगा तो Na+ और Cl-, यह आयन में टूटेगा तो H+ और OH-, ठीक है ना। अब कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर जाएगा H+ और 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में बदल जाएगा। एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर जाएगा Cl- और 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl2 में बदल जाएगा। यानी विद्युत अपघटन किए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत विच्छेदन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड आयन में टूटा Na+ Cl-, जल आयन में टूटा H+ और OH-। कैथोड पर यानी धनोद पर कौन जाएगा? तो H+, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 में बदल गया। और एनोड पर यानी ऋणोद पर कौन गया? Cl- 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 में। तो कैथोड पर H2 मिला और एनोड पर Cl2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? Cl2 और H2। तो इसमें कहीं ऑप्शन में Cl2 और H2 नहीं है, एक जगह H2 और F2 दिया हुआ है, तो यहाँ F2 नहीं हो करके यहाँ पर क्या होना चाहिए? सही में Cl2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट हो सकता है या गलत क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर हम लोग को H2 और Cl2 मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन। यहाँ जो आपका जो मॉडल सेट दिया गया वहां पर इसमें F2 लिखा हुआ है, लेकिन H2 और Cl2 मिल रहा है जो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो या तो कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी है या ऑप्शन में गड़बड़ी है, ठीक है ना। सोडियम फ्लोराइड रहता तब हम H2F2 कहते, सोडियम फ्लोराइड रहता तो, लेकिन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यदि ले रहे हैं, जलीय विलयन ले रहे हैं, तो क्या क्या मिलेगा? कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगा और एनोड पर क्लोरीन मिलेगा। यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। जल में H2 + Cl2 = 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया गया है, वहां सेम आपको बताए थे ये रिएक्शन और बताए थे कि ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। H2 + Cl2 = 2HCl यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया की जो दर है रेट = K H2 की सांद्रता के पावर 0 और Cl2 की सांद्रता के पावर 0, यानी H2 तथा Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया की दर H2 और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसका पावर यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। और जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। क्योंकि यदि आप ऑर्डर इसका निकालेंगे तो ऑर्डर क्या होता है? अब सांद्रता पद के घातों का योग, इसका पावर 0, इसका भी पावर 0, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0, इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ये क्लियरली ये रिएक्शन, ये एग्जाम्पल आपको क्लास में बताया गया है, ठीक है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, ये भी पढ़ाया गया आप लोगों को। अधिशोषण की मात्रा गैस के ताप पर भी निर्भर करता है, गैस के दाब पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की दर कम हो जाती है, क्योंकि विशोषण होने लगता है। ताप बढ़ाएंगे तो ठोस की सतह पर जो गैस अधिशोषित हो रहते हैं, जुड़े रहते हैं कमजोर वांडर वाला आकर्षण बल द्वारा। ताप बढ़ाते हैं तो वांडर वाला आकर्षण बल कमजोर हो जाता है और गैस उड़ जाते हैं, विशोषण हो जाता है। दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण बढ़ता है। गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी उपयुक्त में सभी हो जाएगा। कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में रहता है? तो कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में सबसे अधिक कौन रहता है? कार्बन। इसको याद रखेंगे।
निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, इसका भी ट्रिक बताया गया है। आपको पी ब्लॉक में ग्रुप 16 का तत्व जो पढ़ाया गया है उसमें ऑक्साइड का एक अलग वीडियो डाले थे और उसमें ट्रिक बताए थे कि कौन से ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, कौन से क्षारीय होते हैं, कौन से उभयधर्मी, और उभयधर्मी का ट्रिक आपको बताया गया है। यदि आप नोट किए हैं कॉपी में तो देख लीजिए, और नहीं तो आप ऑक्साइड डालिएगा यूट्यूब पर, ऑक्साइड बाय संजीव मिश्रा संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस, तो वीडियो मिल जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए सोडियम का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, धातु का ऑक्साइड यह भी क्षारीय होता है। ये अधातु का ऑक्साइड है, यह अम्लीय होता है, और यह जिंक का ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ट्रिक आपको बताए थे, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड का। उभयधर्मी ऑक्साइड का ट्रिक, जनाबे आली ने ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग गाया कि सबकी बीवियां भाग गई। ये ट्रिक आपको बताया गया है। जनाबे यानी जेडे, बे यानी बी, आली यानी एल, ऐसा एस, कार सीआर, पंजाबी पीबी, सॉन्ग एसएन, गा यानी जीए, सब एसबी, बी बीआई, गई जी। इनके ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शाते हैं। तो ये ट्रिक याद रखिए उभयधर्मी ऑक्साइड का। इनके जो ऑक्साइड हैं ये उभयधर्मी है, बाकी धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्रोमियम और मैंगनीज के एक एक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बाकी सभी धातुओं के ऑक्साइड इनको छोड़ करके सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। केवल इनके ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कुछ अधातुओं के ऑक्साइड CO, NO, N2O और H2O, ये अधातु के ऑक्साइड जो हैं उदासीन होते हैं। बाकी अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अधातुओं के ऑक्साइड, सभी अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। केवल 4 याद रखना है कि ये 4 अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, केवल इनको छोड़कर के इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल क्या है? लेविस अम्ल कौन है? तो लेविस अम्ल क्या होता है? लेविस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे लेविस एसिड कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं वे लेविस बेस कहलाते हैं। तो इसमें जो लेविस अम्ल का जो क्रम है यह है, सबसे अधिक होता है सबसे प्रबल लेविस अम्ल Bi3, उससे कम BbR3, उससे कम BCl3 और सबसे कम होता है BF3। तो पूछा कि सबसे प्रबल कौन होगा, तो सबसे अधिक अम्लीय गुण किसमें है, Bi3 में, इसलिए Bi3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीलियम का मुख्य स्रोत, तो मोनाजाइट, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो एंटीमनी। उपधातु का ट्रिक आपको बताया गया है, क्या ट्रिक है, तो साइमंड एंड एस्लेजाइल के बैट सबसे तेज, ये ट्रिक आपको बताया गया था उपधातु का। साइमंड एंड एस्लेजाइल के बैट सबसे तेज। साइमंड खिलाड़ी, एंड्रू साइमंड क्रिकेटर है, एस्लेजाइल भी क्रिकेटर है। साइमंड और एस्लेजाइल के बैट सबसे तेज। देखिए साइमंड
एस आई, एस ले एस, जाइल जी, बी, ए टी, एस बी, ए सी और टी। अब इसमें से जो आपको इसमें ऑप्शन में नजर आ रहा है वह उपधातु हो जाएगा। तो देखिए कौन है इसमें, एस बी है, तो एस बी यानी एंटीमनी उपधातु हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा उपधातु के लिए। एसओ2 अणु में एस का प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन 11th में पढ़ाया गया है, एक बार देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या निकालते हैं 1/2 V प्लस ए माइनस सी प्लस ए। V यहां पर क्या है, V है केंद्रीय परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। एम है H F Cl Br I, यदि इसमें से कोई है तो इसकी संख्या। C है धनायन पर आवेश और A है ऋणायन पर आवेश, ऋणायन पर आवेश। ये फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। अब H यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या यदि 2 आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आती है तो sp2, 4 आती है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3। तो चलिए निकालते हैं। H बराबर 1/2। V है केंद्रीय परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु यहाँ सल्फर हो जाएगा और सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी सल्फर के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 6, प्लस इनमें से यदि कोई परमाणु है तो इसकी संख्या, तो इसमें से कोई परमाणु इसमें नहीं है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई नहीं है तो 0। C हो गया चार्ज और कटायन, धनायन पर आवेश, तो इस पर न धनायन है न ऋणायन है तो ये सब 0 हो जाएगा। यानी 1/2 गुना 6 यानी कितना हो गया 3। अब H का मान 3 आ गया, H का मान ये सब है, H का मान यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो H का मान यहाँ 3 आ गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर से देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। H बराबर 1/2 V प्लस ए माइनस सी प्लस ए। H है हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, H का मान 2 आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2 और 7 आएगा तो sp3d3। फॉर्मूला है H बराबर 1/2 V प्लस ए माइनस सी प्लस ए। V हो गया केंद्रीय परमाणु, यहाँ केंद्रीय परमाणु सल्फर है, केंद्रीय परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। M हो गया H F Cl Br I, इनमें से यदि कोई परमाणु है तो उसकी संख्या। C हो गया धनायन पर आवेश यानी प्लस चार्ज, ये हो गया ऋणायन पर आवेश यानी माइनस चार्ज। यहाँ पर SO2 में S केंद्रीय परमाणु है तो V की जगह S में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गया। M की जगह यहाँ इसमें से कोई नहीं है तो M की जगह 0, बाकी सब 0 हो गया, ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है तो सब 0, तो 1/2 गुना 6 3 आ गया। अब यदि 3 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा sp2। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, S3PO3 एक है, S3PO3 है एक। S3PO3 एक भास्मिक अम्ल है कि द्विभास्मिक है कि त्रिभास्मिक है कि कोई नहीं। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। S3PO3 का P से एक हो गया, ये एक OH OH H, ये H3PO3 हो गया। अब देखिए इसमें से वही हाइड्रोजन H प्लस के रूप में जो निकलता है जो O से डायरेक्ट जुड़ा हो। ठीक है, अम्ल H प्लस आयन देते हैं, ठीक है ना। अब कौन सा H प्लस के रूप में निकलेगा, तो जो H डायरेक्टली O से जुड़ा हुआ है वही H प्लस के रूप में निकलता है। मतलब जितना OH है वही O से जुड़ा हुआ जो H है यही H सिर्फ H प्लस के रूप में निकलता है, ये नहीं निकलेगा। तो ऐसी H की संख्या कितनी है 2, यानी 2 H प्लस देगा, इसलिए द्विभास्मिक अम्ल हो गया। ठीक है,
अगला है मर्क्यूरस आयन का सूत्र, तो मर्क्यूरस आयन ये हो जाएगा, यह है मर्क्यूरस और ये है मर्क्यूरिक, यह हो गया मर्क्यूरिक आयन और ये हो जाएगा मर्क्यूरस आयन। तो मर्क्यूरस आयन पूछ रहा है तो हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा। एयू धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, एयू भी अस और इक दो रूपों में पाया जाता है, एयू औरस यानी +1 ऑक्सीकरण संख्या और औरिक जब होगा तो +3 ऑक्सीकरण संख्या, यानी एयू धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होती है +3 भी होती है। +1 में औरस कहलाएगा और +3 में औरिक कहलाएगा, तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा +1 एंड +3। K4Fe में Fe का प्रसंकरण, हम लोग पहला या दूसरा वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बताए थे कि कैसे प्रसंकरण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? तो लिगेंड की संख्या, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो धातु होता है वह सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है और धातु को छोड़कर जो होता है वह लिगेंड कहलाता है, यानी लिगेंड या सीएन हो गया। सीएन की संख्या कितनी है? 6, यानी लिगेंड 6 है। तो आपको बताए थे कि यदि लिगेंड की संख्या 6 हो, ठीक है, और लिगेंड यदि वीक हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और लिगेंड यदि स्ट्रॉन्ग हो तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। पहले या दूसरे वीडियो में हम आपको सिखाए थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड भी बताए थे क्या होता है, कौन कौन होता है। तो I- Br Cl-, ये हो गया वीक लिगेंड, ये वीक लिगेंड हो गया और ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बस इतना ही पहचान लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। लिगेंड की संख्या 6 है और वीक लिगेंड है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो d2sp3। अब लिगेंड यहाँ Cn- है, Cn- कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? d2sp3। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम ट्रिक द्वारा बनाइए। लिगेंड की संख्या देख लें, लिगेंड 6 है, 6 लिगेंड है तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। अब यदि वीक लिगेंड है तो sp3d2 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो d2sp3। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn-, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो d2sp3। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एथिल क्लोराइड में सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने पर, एथिल क्लोराइड हो गया C2H5Cl, सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो यहां से AgCl निकल जाएगा, ठीक है ना, AgCl निकल जाएगा और बन जाएगा C2H5Mc प्लस AgCl। इसका नाम हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड। ये आपको बताया गया है अल्काइल हैलाइड के रासायनिक गुण में पढ़ाया गया था। यही पोटेशियम साइनाइड लेते हैं तो इथाइल साइनाइड प्राप्त होता है, लेकिन सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो यहाँ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? तो देखो बाबू, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब KBr और H2SO4 के साथ कराई जाती है तो बन जाता है इथाइल ब्रोमाइड प्लस KHSO4 प्लस H2O। इथाइल अल्कोहल होता और इथाइल क्लोराइड बनाना होता तो डायरेक्ट HCl से अभिक्रिया करा देते, लेकिन इथाइल ब्रोमाइड बनाना हो तो इथाइल अल्कोहल का HBr से अभिक्रिया कराना पड़ता है और HBr अस्थायी होता है, इसलिए पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके KHSO4 और HBr देते हैं, वह HBr इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया करके इथाइल ब्रोमाइड देता है। तो डायरेक्ट इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल KBr प्लस H2SO4 इथाइल ब्रोमाइड KHSO4 और H2O।
तो कौन सा हो जाएगा, तो KBr तथा सांद्र H2SO4। सोडियम एथॉक्साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ON, ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड, तथा ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5Br, हम ऐसे लिख दिए। अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो यहां से NaBr निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, तो C2H5O C2H5 प्लस NaBr। यह रिएक्शन आपको पढ़ाया गया है, दो बार पढ़ाया गया, हेलो एल्केन हेलो एरिन में भी पढ़े थे, और हम लोग ईथर बनाने की भी विधि में पढ़े थे, ठीक है ना। तो क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर, यानी कौन सा सही ऑप्शन होगा, सी। C4H10O के समावयवी ईथर, तो देखिए C4H10O को हम लोग C2H5O C2H5 भी लिख सकते हैं। C देखिए 2 2 4 हो गया, H 5 5 10 हो गया, ये हो गया डाई इथाइल ईथर, तो एक समावयवी हो गया। CH3O CH2 CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन 1 2 3 4 हो गया, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 हो गया, O C4H10 हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये नॉर्मल प्रोपाइल हो गया, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथाइल हो गया, ये आइसोप्रोपाइल हो गया CH3 CH3, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, यानी कितने समावयवी हो गए, 3। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी 3। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, तो फिनॉल। इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में कहां अटैक करता है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक हो। फिनॉल में हम लोग बहुत सारा रिएक्शन देखे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाता है, ठीक है ना, कहां पर, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर, तो फिनॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है, फॉर्मलिन क्या होता है, फॉर्मलिन कहा जाता है, फॉर्मलिन फॉर्मल्डिहाइड के जली विलयन को, फॉर्मल्डिहाइड के जली विलयन को क्या कहते हैं, फॉर्मलिन। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत कर देता है। टॉलेंस अभिकारक क्या होता है, अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर डाई एमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉलेंस रिएजेंट को अवकृत करता है, वह है फॉर्मिक एसिड। तो इसको याद रखेंगे। क्लोरल का सूत्र CCl3CHO। तो इस तरह से इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है, उसका 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया गया। बहुत सारे बच्चे, चूंकि इतना डिटेल में आपको 12th में पढ़ाया गया था, सारा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर दिया गया था, मोस्टली सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया था, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट बना चुके हैं। और कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर आप इसका आंसर बना करके यूट्यूब पर डालें, तो हमने इसका सभी 70 का 70 क्वेश्चन बना करके यूट्यूब पर आपको डाला, बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेन करके। आशा है निश्चित आप लोगों को फायदा होगा। वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ सके उसको आप बना सकें। केवल मैंने इस क्वेश्चन का ही जो 70 क्वेश्चन है, केवल इन्हीं का आंसर नहीं दिया, इस तरह के और भी क्वेश्चन जो हो सकते हैं संभावित, उनका हम पूरा डिटेल में आपको बताएं। एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन भी हम एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। अब आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें और आशा है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन डबल कर दिया गया है। जो क्वेश्चन आपको लगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, जो क्वेश्चन आप लोग को लगे कि ये 100% जानते हैं, उसी क्वेश्चन को आप टच करें और उसी क्वेश्चन को बनाएं। सभी लोगों को आने वाले एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यदि आपको और भी किसी तरह का डाउट हो, कोई टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप जरूर हमारे पास कॉल करें या कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको जरूर आपका
मदद करेंगे, उसके लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया गया है, आप केवल तैयारी करें, अच्छी तरह से तैयारी करें, जितना पढ़ाया गया उसको अच्छी तरह से तैयार कर, निश्चित रूप से आप सभी क्वेश्चन बना कर आएंगे। थैंक यू एंड अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू।